नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को पढ़ाएंगे। इसमें अंतिम टॉपिक रह गया है आपका, वह आज हम ख़त्म करा देंगे। तो आपका सिलेबस बाल विकास का कंप्लीट हो जाएगा। ये अंतिम टॉपिक है सांख्यिकी, और इससे लगभग प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए सरल से सरल भाषा में कि आप अपने पेपर में उसे लिख सकें। हम कम समय में, कम वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और हमने कराया है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर, जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विषय के हिसाब से हमने वीडियो डाल रखी हैं। तो आप देखेंगे 8-10 वीडियो में हमने आपके जो विषय हैं वो कंप्लीट कराए हैं। हमारा मकसद यह रहता है कि आप कम वीडियो में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और इसमें हमने आपको सिलेबस कंप्लीट करा के दिखाया है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस को छोड़ दिया है हमने, कंप्लीट आपका सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी। सांख्यिकी आपके पेपर में परिभाषा पूछी जाती है, कई बार परिभाषा पूछी गई है। देखते हैं दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं तथ्यों का, या तथ्यों की जगह आप लिख सकते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण और अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार पुनः देखते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण और अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। जो वर्गीकरण और सारणीकरण के अध्ययन को यहाँ पर लिख लेंगे, के अध्ययन को, यानी तथ्यों या आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण के अध्ययन को सांख्यिकी कहते हैं। तो इस प्रकार ये सांख्यिकी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा। अगर किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? जो ये है फर्गुसन के अनुसार, सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के वर्गीकरण और व्याख्यान से है। तो ये आप परिभाषा में लिख सकते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो सांख्यिकी है वह क्या है? जो आंकड़े होते हैं उनको वर्गीकरण करना या सारणी बनाना या सारणीकरण करना, ये क्या है? सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो इसका जब अध्ययन करेंगे तो यही सांख्यिकी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी का महत्व एवं आवश्यकता। या आपके पेपर में पूछा गया है प्रश्न, सांख्यिकी का महत्व बताइए, और या फिर आपके पेपर में पूछा जाए कि आवश्यकता बताइए, तब भी यही लिखेंगे। देखते हैं दोस्तों, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं के अनुसार परीक्षण करने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, छात्रों के परिणामों के विश्लेषण के लिए, शैक्षिक कार्यों के लिए। तो इस प्रकार आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं ये सांख्यिकी के महत्व या आवश्यकता में। एक बार रिवाइज करते हैं सांख्यिकी को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ी गणित की भाषा से ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि आपको सरल तरीके से समझाया जाए। ये पोर्शन गणित का है और इसमें आपके बाल विकास में दे रखा है, तो आपको बाल विकास में ही इसको पढ़ना है, और प्रश्न भी बाल विकास से ही ये पेपर में ही पूछे जाएंगे। तो तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण के अध्ययन को सांख्यिकी कहते हैं। तथ्यों के वर्गीकरण और सारणीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। फर्गुसन के अनुसार क्या है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के वर्गीकरण और व्याख्यान से है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि वर्गीकरण करना, सारणीकरण करना या व्याख्यान, ये सभी क्या है? सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यकता या महत्व पूछी जाए सांख्यिकी तो क्या थी? छात्रों की रुचियों योग्यताओं के अनुसार परीक्षण करने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, छात्रों के परिणामों के विश्लेषण के लिए, शैक्षिक कार्यों के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण। आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण, तो इसकी परिभाषा आपके पेपर में पूछी गई है। हम आपके सिलेबस और आपके जो पेपर में पूछे गए प्रश्न उसके अनुसार ये टॉपिक कंप्लीट बनाया है, तो आप देखें और इसे नोटबुक पर नोट भी करें। देखते हैं दोस्तों, आंकड़ों को रेखाओं के माध्यम से चित्रीय निरूपण रेखा चित्र निरूपण कहलाता है। जब आंकड़ों का रेखाओं के माध्यम से चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है? रेखा चित्र निरूपण कहलाता है। आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति वक्र, संचयी प्रतिशत वक्र, तो ये विधियां हैं रेखाचित्र निरूपण की। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, आंकड़ों के प्रकार बताइए। तो आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। तो इस प्रकार आंकड़ों के ये प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ व मापन या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखते हैं दोस्तों, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को क्या करते हैं? समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहते हैं। तो इस प्रकार आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की डेफिनेशन पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं। प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार, यहाँ पर प्रकार बताने हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये आपके पेपर में पूछा गया है बहुविकल्पी में। ये 3 आपके विकल्प में दिए थे एक अलग से, तो उसमें पूछा था कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। जो मध्यमान होता है उसे माध्य कहते हैं, इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो इसके 2 नाम होते हैं, मध्यमान मान तो यानी माध्य, मध्यांक यानी माध्यिका मीडियन कहते हैं, और बहुलक को मोड कहते हैं। क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न मध्यमान या माध्य दोनों में से किसी को भी लिख सकता है परिभाषा में, और मध्यांक या माध्यिका, ये दोनों ही परिभाषाएं पूछी गई हैं, दोनों प्रकार से पूछ लेते हैं। मध्यांक किसे कहते हैं या माध्यिका किसे कहते हैं, मध्यमान किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं आपके पेपर में पूछी गई हैं। देखते हैं दोस्तों, माध्य जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यमान। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं या फिर उसे मध्यमान कहते हैं। माध्य बराबर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। माध्य बराबर
पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, या फिर मध्यमान की डेफिनेशन पूछी जाए तब भी आपको यही लिखनी है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। मध्यमान बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, वही प्रश्न हमने लिखा है। तो इस प्रकार आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, इनका मध्यमान ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है आपको। प्राप्तांक दिए हैं 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24 और 22। ये विद्यार्थियों के नाम है ABCDEFGH। अब यहाँ पर कैसे करना है इसको, जो हमारे पास सूत्र है, मध्यमान या मध्यांक माध्य बराबर या मध्यमान बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो ये जितने भी प्राप्तांक हैं इनका योग कर लेंगे, और कितने ये पद हैं तो इन्हें गिन लेंगे। कितने विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हमने गिन लिया। और यहाँ भी लिखा है आपके 8 विद्यार्थी, तो 8 का भाग लगा देंगे और इन्हें ऐड कर लिया। तो इस प्रकार ऐड करेंगे तो 164 बट्टे 8, भाग लगाएंगे तो 20.5 आएगा। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। जो पदों का योग होता है, पेपर में अगर ये 8 न दिए होते तो हम यहाँ से गिनेंगे पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे हम पदों की संख्या लिख लेंगे, और पदों का योग कितने पद हैं ये सभी ऐड कर लेंगे, ये सभी ऐड कर लेंगे और भाग लगा देंगे। तो यही आपका माध्य निकलेगा, और जिसे मध्यमान कहते हैं। तो इस प्रकार आपने माध्य या मध्यमान को समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माध्यिका, जिसे मध्यांक कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त, यानी डाटा होता है प्रदत्त माने, जो किसी प्रदत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है माध्यिका कहलाती है। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटे तो वो क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ये अगर परिभाषा पूछी जाए तो ये लिख देंगे आप कि माध्यिका क्या होती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें 2 सूत्र होते हैं, जब आंकड़े सम हो और जब आंकड़े विषम हो। देखते हैं दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के सूत्र। जब विषम पद हों, जो पद हैं आपके जो विषम हों, तब क्या होगा, माध्यिका बराबर n+1 बट्टे 2 वहाँ पद। जहाँ n समूह के प्राप्तांकों की कुल संख्या या पदों की कुल संख्या है। एक दूसरा भी फॉर्मूला है, जब सम पद हों। अब हम बताएंगे आपको कैसे आपको काउंट करना है, समय या विषम पद है। तो माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बट्टे 2। तो ये आपका सूत्र है जब पदों की संख्या सम हो। और ये आपके पेपर में पूछा गया है कि जब माध्यिका का सूत्र लिखिए जब पदों की संख्या सम हो। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न से समझते हैं इसको। निम्नलिखित समूह में समूह के प्राप्तांकों का मध्यांक, तो आप समझ गए मध्यांक का मतलब है माध्यिका, ज्ञात कीजिए। ये दिए हैं आपको पद। तो यहाँ पर क्या है, पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पद हैं। कितने पद हैं, 7 पद हैं। जो 7 पद हैं तो इसका मतलब ये है ये विषम है, तो यहाँ पर सूत्र जो लगेगा वो विषम लगेगा, यानी n बराबर हमारी 7 हो गई। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे जितने भी ये दिए हैं पद, तो उन्हें क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी छोटे से
बड़े की तरफ। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हमने देखा 7 सबसे छोटा है, 7 लिखा। और भी कहीं 7 है, ये 7 है तो ये लिख लिया। उसके बाद 8, 8 लिख लिया। उसके बाद 9, 9 लिख लिया। उसके बाद 10, 10 लिख लिया। उसके बाद 11, 11 लिख लिया। उसके बाद 12, ये आपका 12 है, अंतिम 12। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। तो इस प्रकार ही आपको प्रश्न करना है। तो आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम देखते थे यहाँ पर कि जैसे इस सूत्र में था कि वां पद, तो हम इसमें देखेंगे वां पद। जो भी चौथा पांचवा जो भी पद होगा वो इधर से गिनेंगे हम, तो वो पद निकालेंगे। देखते हैं दोस्तों, पदों की संख्या विषम है, अतः n बराबर 7। तो मध्यांक या माध्यिका का सूत्र लगेगा विषम वाला, n+1/2वां पद। तो n की जगह 7 रखेंगे, +1/2, यानी 7 और 1 8/2वां पद। 2 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4वां पद। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 4वां पद कौन सा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो चौथा पद है वो 9 है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आया वो 9 आया। और ये था विषम वाला। अगर यहाँ पर एक और अंक कोई जोड़ दिया जाए, यहाँ पर 7 हैं, एक और कोई अंक जोड़ दिया जाए, ये पद हैं वो 7 हैं, अगर 8 पद हो जाएं तो ये वाला सूत्र लगेगा। और फिर हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार ये किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बहुलक। बहुलक को समझते हैं। बहुलक यानी इसे अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। यानी दो बराबर भागों में बांटे माध्यिका या मध्यांक, जो सबसे अधिक बार संख्या आए तो वो क्या होती है, बहुलक होती है। तो 2 की डेफिनेशन आप सरलता से समझ गए। देखते हैं दोस्तों, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। हमारी कोशिश यह रहती है कि सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाए, जिससे आप पेपर में लिख सकें। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न से समझते हैं। निम्नलिखित समूह के प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये प्राप्तांक दिए हैं 10, 8, 2, 3, 8, 4, 8, 5। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वो 8 आई है। तो इसका मतलब यह है बहुलक क्या होगा, 8 होगा। एक सूत्र और आप नोट कर लें, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है या इससे प्रश्न दिया जा सकता है कि माध्यिका दी होगी, माध्य दिया होगा और बहुलक ज्ञात करवाए। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको ये सरल तरीके से समझाया। एक बार इसका रिवाइज करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी तत्वों या आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण के अध्ययन को सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का महत्व या आवश्यकता छात्रों की रुचियों योग्यताओं के अनुसार परीक्षण करने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, छात्रों के परिणामों के विश्लेषण के लिए, शैक्षिक कार्यों के लिए। आंकड़ों का रेखाचित्र निरूपण, आंकड़ों का रेखाचित्र निरूपण, आंकड़ों को रेखाओं के माध्यम से, यहाँ पर लिखा है रेखा चित्र निरूपण, तो यानी रेखा, तो रेखाओं के माध्यम से चित्रीय निरूपण रेखा चित्र निरूपण कहलाता है। आप शब्द से ही परिभाषा बनाना सीखें। आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण की जो विधियां हैं, स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति वक्र, संचयी प्रतिशत वक्र। नेक्स्ट देखते हैं आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ या मापक, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। परिभाषा देखते हैं इसकी। प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक
होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उसके प्रकार कितने हैं? 3 हैं। एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य को मध्यमान कहते हैं और माध्यिका को मध्यांक कहते हैं। माध्य क्या होता है? पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे उसे क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, माध्यिका वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है माध्यिका कहलाती है। यानी वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका के 2 सूत्र थे आपके। एक तो जब पद विषम हो तो n+1/2वां पद, जब पद सम हो तो n/2वां पद, n/2+1वां पद बट्टे 2। तो इस प्रकार आपके जो माध्यिका के सूत्र हैं सम और विषम के। बहुलक देखते हैं, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो सूत्र है आपका बहुलक, माध्य तथा माध्यिका में जो तीनों में संबंध बताता है वह सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। तो इस प्रकार आपने सांख्यिकी के टॉपिक को सरल से सरल तरीके से समझा। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने डीएलएड ग्रुपों में, जो स्कूल के डीएलएड ग्रुप बनाए जाते हैं उन ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू दोस्तों।